अप्रैल 2022 का तीसरा सप्ताह था। चेचन्या के जंगबाजों के नेता और कुख्यात हिंसा परस्त रमजान कादिरोव ने ऐलान किया कि जल्द ही मारियोपोल का अजवस्ताल स्टील प्लांट रूसी सेना के कब्जे में होगा। रमजान कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन का करीबी है और उसे यूक्रेन की जंग में सक्रिय बताया जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के करीब 2-3 महीने बाद यह पूरी जंग मारियोपोल में सिमट गई। या यूं कहें कि अजवस्ताल का मेटलर्जिकल संयंत्र सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया। कई एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में बचे खुचे मारियोपोल वासी छिपे हैं। इस फैक्ट्री की सुरंगों के भीतर से यूक्रेन की सेना अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। कादिरोव के ऐलान के बाद अजवस्ताल की फैक्ट्री पर मिसाइलें और बम बरसने लगे। अजवस्ताल की स्टील फैक्ट्री सोवियत रूस के आर्थिक औद्योगिक इतिहास का सबसे शानदार स्मारक है। लेकिन क्या यह बमबारी और मारकाट अजवस्ताल के लिए नई है? शायद नहीं। अजवस्ताल की स्टील फैक्ट्री इस हाल से पहले भी 2-4 हो चुकी है। यह तो जंग का ही कारखाना है। कैसे? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। सोवियत शासन उस समय शहरों के नाम बदलने के अभियान पर था। पुराने शहरों को कम्युनिस्ट नेताओं के नाम दिए जा रहे थे। नाज़ी कहर के बाद मारियोपोल शहर को झानोव कहा गया। यह नाम स्थानीय कम्युनिस्ट नेता अंद्रेई झानोव के सम्मान में रखा गया था। हालांकि 1989 में जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो इस शहर का नाम वापस मारियोपोल हो गया। मारियोपोल जैसे शहर कम ही होंगे जिनके इतिहास में उद्योग, समृद्धि, कारोबार और युद्ध इस कदर गुथे हुए हैं। 12वीं से 16वीं सदी के बीच मारियोपोल की जमीन खून से सींची गई। सियाफ अजोब का यह तटवर्ती इलाका उस दौर में क्रीमिया के तातारों, नोगाई कबीलों, लिथुआनिया के शासकों और मस्कावी शासन के बीच लंबी जंग का केंद्र रहा था। नोगाई कबीले अराल और कैस्पियन इलाके में सक्रिय थे, जबकि मस्कावी का इतिहास मंगोलों से जुड़ता है। रूस और टर्की की जंग के बाद 18वीं सदी के मध्य तक मारियोपोल का क्षेत्र रूसी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। मारियोपोल को उसका यह नाम रूस की रानी मारिया फेडरोवाना के नाम से मिला था। कुछ पुराने संदर्भों में यह भी दर्ज है कि मरियम पोल में एक पुरानी ग्रीक बस्ती थी जिसके नाम पर इस शहर को मारियोपोल कहा गया। मारियोपोल ने इतिहास में इतनी करवटें ली हैं कि यहाँ अब रूसी, यूक्रेनी, टर्किश, तातार, ग्रीक, आर्मेनियाई, यहूदी और बेलारशियन सब एक साथ बसे हुए हैं। यहीं बना अजवस्ताल का स्टील संयंत्र जो यूक्रेन और रूस के इतिहास की ट्रेजेडी का हीरो है। रूस के ताज़ा हमले का निशाना बना अजवस्ताल करीब 11 किलोमीटर इलाके में फैला है। यह यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा मेटलर्जी प्लांट है जो सालाना करीब 60 लाख टन पिग आयरन और 70 लाख टन स्टील सहित कई दूसरे उत्पाद बनाता है। इस महाकाय स्टील संयंत्र की भूमिका बननी शुरू हुई 19वीं सदी के अंत से। मारियोपोल डोनेट्स से जुड़ा हुआ था और इस इलाके में कारोबार की संभावनाएं काफी अच्छी थीं। युजकोवा यानी डोनेस्ट से मारियोपोल तक रेल लाइन बिछाई गई और 19वीं सदी के अंत तक यहाँ के बंदरगाह से अनाज और कोयले का निर्यात शुरू हो गया। अजवस्ताल को सोवियत युग की अर्थव्यवस्था का सबसे चमकता नमूना माना जाता था। रूस उस वक्त सिविल वार से उबर कर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। मारियोपोल के इलाके में इल्लिच का मेटलर्जिकल संयंत्र काम कर रहा था, जिसे 1896 में 2 अमेरिकी उद्यमियों राथेनस्टाइन और स्मिथ ने बनाया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान इसी संयंत्र में मशीनें बनती थीं और दूसरे विश्व युद्ध के मौके पर इल्लिच की फैक्ट्री में रूस का मशहूर T-34 टैंक बनने लगा। इल्लिच की यह इकाई ही अजवस्ताल की प्रेरणा थी। इल्लिच की अगुवाई में मारियोपोल के आसपास के इलाके में धातु उद्योग फल फूल रहा था। इधर जोसेफ स्टालिन सत्ता संभाल चुके थे। रूस की मशहूर और कुख्यात पहली पंचवर्षीय योजना पर अमल शुरू हो गया था। अजवस्ताल का संयंत्र इसी योजना का हिस्सा था। इस संयंत्र को कर्च इलाके के कमायाख बरून से लोहा मिलना था, जो समुद्री मार्ग से एजोव सागर के तट पर आता था।
कहते हैं इल्लिच के एक मैनेजर ने सलाह दी कि मारियोपोल में कालीमुस नदी के किनारे एज़ोस्ताल की तामीर रखी जाए। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस में औद्योगिक कीर्तिमान बन रहे थे। यूक्रेन विश्व स्तरीय धातु उद्योग का गढ़ था। खारकोव का ट्रैक्टर संयंत्र, ज़ेपोरिज़स्ताल का स्टील संयंत्र भी इसी दौरान बना था। यह वही दौर था जब क्रेविरोज़स्ताल में एक विशाल इस्पात कंपनी बनी, जिसे 2005 में भारतीय मूल के ब्रिटानी उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के आर्सेलर मित्तल समूह ने खरीद लिया था। एज़ोस्ताल बनाने पर सोवियत सरकार के बजट से 292 मिलियन रूबल खर्च हुए। 1933 में इसकी ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन उगलने लगी और कुछ ही वर्षों में एज़ोस्ताल पूर्वी यूक्रेन में सोवियत शासन का गौरव बन गया। 1939 में एज़ोस्ताल ने तीसरी ब्लास्ट फर्नेस के साथ एक दिन में 1614 टन पिग आयरन के उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कुछ ही वक्त बीता था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना रूस पर चढ़ आई। एज़ोस्ताल को आनन फानन में रक्षा संयंत्र में बदल दिया गया। अब यहाँ आर्मर ट्रेन, हवाई बम, मोर्टार बैरल और टैंकों के कवच बनाए जाने लगे थे। कहते हैं जब नाची सेना मारियोपोल तक आ गई तो एज़ोस्ताल के मजदूरों ने सैनिक बनकर मोर्चा भी संभाला। अपने रक्षा अतीत और पुराने ढांचे के कारण ही एज़ोस्ताल इस वक्त यूक्रेन की सेना को रूस के हमले का जवाब देने में मदद कर रहा है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जब नाची सेना इस संयंत्र पर कब्जे के करीब थी तो मजदूरों ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने इस विशाल फैक्ट्री को देखते देखते पूरी तरह खोल डाला। करीब 650 रेल वैगन और वाहनों में लाद कर यह पूरा संयंत्र यूराल इलाके में भेज दिया गया। अंततः नाची सेना के हमले के सामने एज़ोस्ताल का मोर्चा टूट गया। हिटलर की फौज ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया। नाची सेना ने एज़ोस्ताल के संयंत्र को जर्मनी के औद्योगिक घराने क्रुप को सौंप दिया। इस घराने के मालिक अल्फ्रेड क्रुप हिटलर के वार इकोनॉमी मंत्री थे। इनकी फैक्ट्रियां नाजी सेना के लिए साजो सामान बनाती थी। हिटलर के पतन के बाद क्रुप को गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया गया था। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में उत्पीड़न और जघन्य अपराधों का दोषी माना गया था। आज लिफ्ट बनाने वाली कंपनी थायसन क्रुप इसी घराने का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में स्टील और शिपिंग के कारोबार में भी सक्रिय है। एज़ोस्ताल पर कब्जे के बाद क्रुप ने पूरी निर्ममता के साथ यहां उत्पादन शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन बचे खुचे मजदूरों के विरोध के कारण यह मुमकिन नहीं हुआ। इतिहास के संदर्भ बताते हैं कि नाजी कोशिशों को विफल करने के लिए यहां मजदूरों ने एक पूरी ब्लास्ट फर्नेस ही उड़ा दी। 1943 में रूस में हिटलर का मोर्चा टूट गया। वापस लौटती जर्मन सेना ने मारियोपोल के इस विशाल औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। फर्नेस, बैटरी यूनिट, कोकिंग प्लांट ध्वस्त कर दिए गए। कहते हैं रूस की रेड आर्मी जब यहाँ पहुंची तो केवल धातु के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन रूस के इंजीनियरों ने फिर एक चमत्कार किया। यूराल के हिस्से में जो संयंत्र भेजा गया था उसे वापस लाया गया और 2 साल के भीतर 1945 में फिनिक्स की तरह एज़ोस्ताल फिर उठ खड़ा हुआ। 1970 के दशक में स्टील क्षेत्र की कई नई तकनीकों का विकास इसी संयंत्र में हुआ। इस दौर में एज़ोस्ताल मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सुविधाएं देने वाले एक शानदार सामुदायिक ढांचा बनाने वाले संयंत्र के रूप में दुनिया में उदाहरण बन गया था। फिर आया 1990 के दशक में सोवियत संघ का कुख्यात निजीकरण। यूक्रेन के ओलिगार्क रेनक अख्तेमोव ने एज़ोस्ताल खरीद ली। यह इकाई मेट इन्वेस्ट समूह का हिस्सा हो गई। अख्तेमोव इस वक्त यूक्रेन की आर्थिक राजनीति की एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन मारियोपोल का स्टील कॉम्प्लेक्स यानी एज़ोस्ताल, जो इतिहासों का इतिहास है और स्मारकों का स्मारक, उस पर एक बार फिर बम बरस रहे हैं। इतिहास एक बार फिर मिट रहा है, इतिहास एक बार फिर बन रहा है। यह था आज का किस्सा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।